नमस्कार, मानी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। आरबीआई ने उम्मीद के मुताबिक रेपो रेट को जस का तस रखा है, यानी लोन लेने वालों को तो ईएमआई में ना तो राहत मिली है, ना ही उनका लोन का जो बोझ था वो बढ़ा है। लेकिन सवाल यह है कि इस फैसले का असर निवेशकों पर कितना पड़ेगा, डेट और बॉन्ड मार्केट में आगे किस तरीके की तस्वीर बनेगी और एफडी निवेशकों के पास क्या अभी मौका है हाई रेट्स पर लॉक इन करने का अपने इंटरेस्ट रेट को। इक्विटी बाजार में कहां अभी निवेश के मौके हैं, पोर्टफोलियो में डेट और इक्विटी का कैसे बैलेंस बनाना रहेगा आपके लिए सही, ये तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज के हमारे शो में हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा भी हमारे साथ इस वक्त हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और एक बार फिर पंकज जी, मुझे लगता है जिसकी उम्मीद थी वही आरबीआई की तरफ से आया, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, यानी कि जस का तस रहा। आपका जो ईएमआई, आपके जो लोन, आपका जो सब कुछ चल रहा है, किस तरीके से आपने देखा इस एमपीसी के आज की इस बैठक को आपने पंकज जी? स्मिता जी नमस्कार, पूनम जी नमस्कार और जी बिजनेस के सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार। देखिए, जैसा आपने कहा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो की बात है वो तो बिल्कुल जस का तस यानी कि स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है, लेकिन स्टांस न्यूट्रल है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में फिर भी जो स्थिति है उस हिसाब से शायद रेट कट हो सकते हैं, पर फिलहाल के लिए क्योंकि रेट कट नहीं हुआ है तो लोन के जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा वेट करते हैं कि कुछ रेट कम हो, तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो फिक्स डिपॉजिट के कस्टमर्स होते हैं, जिन्हें करना होता है फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा, वो चाहते हैं कि रेट कम ना हो। तो इस वक्त पर ऐसा है कि जिन लोगों को एफडी में पैसा रखना है उनके लिए स्थिति वैसी की वैसी ही है। बाकी इसका फर्क, क्योंकि जैसा आप भी कह रही थी कि बॉन्ड की यील्ड पर फर्क पड़ता है जब रेट कम होता है, पर यहाँ पर क्योंकि रेट में कटौती नहीं हुई है तो बॉन्ड की यील्ड भी वो रेंज बाउंड रहेंगी। तो निवेशक अपने लक्ष्य के हिसाब से, चाहे एफडी हो या डेट फंड्स हो, उसमें निवेश कर सकते हैं। पूनम जी, हम देखते हैं जब भी एमपीसी की मीटिंग होती है, गवर्नर बहुत सारी और भी बातें बोलते हैं, लेकिन सब इसके लिए बैठे रहते हैं इंतजार में कि ये रेट कट पर क्या बोलते हैं, और वो भी इस बात को जानते हैं सबसे आखिर में। लेकिन आज 5.25% पर जो था वही यथास्थिति उन्होंने बरकरार रखी। अब लोन लेने वालों की स्थिति तो एज इट इज वैसी ही रहेगी पूनम जी? बिल्कुल। तो जब भी बजट के बाद स्पेशली जब ये मीटिंग होती है तो बहुत सारे फैक्टर्स जो बजट में डिस्कस हुए होते हैं, फिस्कल डेफिसिट के ले लीजिए या जीडीपी ग्रोथ के ले लीजिए, तो ये जब फैक्टर्स सारे मिलके जब जो पॉलिसी मेकर्स ये देखते हैं कि आगे चल के स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन को लेके क्या नजरिया रहा है पिछले साल में, वो सबको मद्देनजर देख के रेट कट करनी है या बढ़ानी है, उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। सो आरबीआई इन्फ्लेशन को देखते हुए और बाकी मुद्दों को देखते हुए एडजस्ट करते रहते हैं रेपो रेट्स को। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और अहम पॉइंट है एक कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए कि वो ग्रोथ रेट्स कितनी है, जिसके हिसाब से सिस्टम में लिक्विडिटी का क्या सिचुएशन रहेगा वो देखने के लिए। अब अगर रेपो रेट अनचेंज रही है, बिकॉज हमने देखा कि फिस्कल डेफिसिट बहुत कम हो गए हैं, 4.3 के लेवल में आ गए, और जीडीपी ग्रोथ जो 7% के ऊपर मानी जा रही है, और इन्फ्लेशन हम देख ही रहे हैं पिछले 1 साल से कंट्रोल है, जिसकी वजह से पिछले साल में ही बहुत सारे कट्स आए, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आए। तो टुडे जो हमारे पास 5.25 का जो रेट चल रहा है वो बरकरार रखा गया है, तो जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि कंट्री में जो मॉनिटरी ग्रोथ है वो स्ट्रांग है आगे, और स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। तो हमें इसे बहुत पॉजिटिवली देखना चाहिए, और आगे चल के जो स्टेबिलिटी के साथ एक रोबस्ट ग्रोथ की हम संभावना रखते हैं विद कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, विच इज अ गुड साइन फॉर अ इकोनॉमी। एंड इसी के साथ अब चलिए बात कर लेते थोड़ा निवेश की भी। तो पंकज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ, मुझे एक बात बताइए, अब आप रेट कट तो नहीं हुआ, ऐसे में आप डेट फंड को लेकर किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? क्योंकि लगा था कि हमें बजट में पहले लगा था कि अट्रैक्शन शायद डेट फंड की तरफ बढ़ाया जाएगा, कुछ ऐसे ऐलान किए जाएंगे, लेकिन बजट में भी कुछ नहीं हुआ, आज फिर रेट कट भी नहीं हुआ। तो ऐसे में अब डेट को लेकर कैसे स्ट्रैटेजी रखें आगे के लिए? बिल्कुल, देखिए स्मिता जी, ऐसा है कि बॉन्ड यील्ड्स, क्योंकि रेट कट नहीं हुआ है तो बॉन्ड यील्ड्स जो है वो रेंज बाउंड ही रहेंगी। अब यहाँ पर पहली बात तो यह है कि निवेशक अपने पोर्टफोलियो में जब इक्विटी, डेट या कमोडिटीज को शामिल करते हैं तो उसके लिए ये रेट कट एक शायद मेरे हिसाब से
क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने गोल्स के हिसाब से निवेश करते हैं तो गोल्स के हिसाब से, वो मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, उसके हिसाब से आप एलोकेशन तय करेंगे। बट अगर आपको यह है कि थोड़ा सा अगर रेट कट होता है, बॉन्ड यील्ड्स पर उसका फर्क पड़ता है, उसका बेनिफिट लेना है, या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा पार्क करना चाह रहे हो, पैसा हो आपके पास में राइट नाउ, तब आप डिसाइड करते हैं कि उस पैसे को इसके हिसाब से क्या किया जा सकता है। तो यहां पर मैं एक बात कहूंगा कि अगेन, जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के गोल हैं, तो वहां पर तो अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करेंगे कि इक्विटी ज्यादा हो, थोड़ा डेट हो, उसमें गोल्ड वगैरह भी हो। लेकिन इस वक्त पर अगर आपको बॉन्ड्स फंड में या फिर डेट फंड्स में निवेश करना हो, तो मैं बता दूं कि डेट फंड्स में दो चीजें चलती हैं, एक होता है ड्यूरेशन और दूसरा होता है अक्रूवल। मतलब कि जब आप ये उम्मीद करते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा कूपन यानी कि इंटरेस्ट उस पर मिलता रहेगा और उसे आप अक्रू करेंगे, तो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिसके हम कहते हैं अक्रूवल स्ट्रेटेजी। दूसरी होती है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब यह है कि आपके जो बॉन्ड्स हैं, यानी कि आपने डेट फंड में निवेश किया है, उन्होंने जिस बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश किया हुआ है, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, यानी कि यदि रेट चेंज होता है तो उसकी वजह से आपके जो अंडरलाइंग बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उस पर किस तरह का प्रीमियम या डिस्काउंट चलेगा। तो यहां पर जो स्थिति अभी की है, इसमें ड्यूरेशन वो भी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं, शॉर्ट टू मीडियम ड्यूरेशन जो है वो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। तो ऐसे में जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हैं वो कंसिडर किए जा सकते हैं पोर्टफोलियो में। फिर बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स वो कंसिडर किए जा सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स ये भी मेरे हिसाब से सही रहेंगे। तो इस तरह के बॉन्ड्स को आपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि ये नहीं कि अभी यहाँ पे चेंज नहीं है, कोई भी वजह से आपने पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है उसे चेंज ना करें। लेकिन यदि आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा पार्क करना है, आप देख रहे थे, तो इस तरह के जो मैंने फंड्स बताए, या फिर अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा एलोकेशन जो आप रखना चाहते हैं, उसके लिए इस वक्त पर इस तरह के जो कैटेगरीज हैं डेट की, वो सही रह सकती हैं। ओके, तो शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स, इनके नाम भी हम आपसे आगे जानेंगे शो में पंकज जी, कि वो कौन से फंड्स हैं स्पेसिफिकली जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात जो मुझे लगता है आज सुबह से हर किसी के दिमाग में होगी, मन में चल रहा होगा, वो ये पूनम, कि एफडी के निवेशक क्या करें, क्योंकि अब तो जो एफडी आपका है, आप बड़े आराम से उसको लॉक इन कर सकते हैं क्या? जो अभी रेट चल रहा है उस पर हो सकता है आगे फिर रेट कट एक और आ जाए। डेफिनेटली स्मिता, एफडी के जो निवेशक हैं वो ये बात के बारे में जरूर सोच रहे होंगे कि आगे चल के क्या होगा, कम होगी अगर रेट तो इनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगी, तो स्टेबिलिटी के लिए आप निवेशक रह सकते हैं। बट यहाँ समझ लें, जब हम एफडी की बात करते हैं वर्सेस अ डेट म्यूचुअल फंड, तो उसमें फर्क क्या है। इंस्ट्रूमेंट हम दोनों ही डेट के मानते हैं, मगर एफडी में जो फिक्स्ड आपने लॉक किया है इंटरेस्ट पे आपका पैसा, तो उस पे अक्रूवल बेसिस पे इंटरेस्ट आपको टैक्स लगता है। बिकॉज अब दोनों ही सेम ही कटघरे में है टैक्स के माध्यम से देखेंगे तो, मगर अभी भी जो अक्रूवल पे आप टैक्स भर रहे हैं एफडी में, वो आप म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स में नहीं भर रहे हैं, ये बात आप समझ लें, तो वहां एक आपको फायदा होता है। तो बट फिर भी जो कंजर्वेटिव निवेशक हैं उन्हें एफडी ही पसंद है, वो डेफिनेटली लंबे समय के लिए इसमें पार्क कर सकते हैं। बट स्टिल आई विल फील के जो डायनेमिकली मैनेज होता है डेट म्यूचुअल फंड, उसमें निवेश करना चाहिए। वहां पे रेट भी थोड़े ज्यादा मिलते हैं, यानी आप ज्यादा कमाई भी करते हैं और साथ ही आपको अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट पे आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। और साथ ही वहां आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे सर ने अभी बताया उस तरीके से डिफरेंट आप ड्यूरेशन को कैच कर सकते हैं और आप यील्ड कर्व देख सकते हैं। साथ ही आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जिसके अंदर न सिर्फ जैसे आप एफडी में करते हैं तो मेजरली आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करें, यहाँ आप एनबीएफसीज के ले सकते हैं, और थोड़ा अच्छी रेटिंग के आप अगर बॉन्ड फंड्स में करेंगे जो अच्छी कंपनीज के बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है। तो ये सब भी एक एफडी निवेशक को देखने चाहिए। जैसे पंकज सर ने बहुत अभी अच्छे से समझाया कि खाली एक रेट कट के माध्यम को देखते हुए आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए
कि आप डेट फंड में निवेश करें कि नहीं, क्योंकि आपका जो एसेट एलोकेशन है डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, यानी आप कितनी मार्केट की, एक्टिव मार्केट की जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं, उस हिसाब से जब आप अपना रिस्क एपेटाइट को आंकते हैं तो उस हिसाब से आपका जो एलोकेशन बन के आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और आपको आपकी एज भी उस ब्रैकेट में है, रिटायरमेंट की एज में, तो आपको 70% आपको डेट में रखना चाहिए, तो आपको वो एलोकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि इन चीजों के लिए। तो जब भी हम हमारा एसेट एलोकेशन प्लान करते हैं या कोई प्रोडक्ट इंस्ट्रूमेंट का चुनाव करते हैं हमारे पोर्टफोलियो के लिए, तो न कि ये चीजों के लिए जो करंट में चेंज हो रही है, यानी हम बजट को ले ले या इक्विटी का उतार चढ़ाव देख ले या हम रेट कट्स की तरफ देख के हम अपना एलोकेशन ना करें। जो प्रोसेस है फाइनेंशियल प्लानिंग का, उसको बहुत डिलीजेंटली फॉलो करके अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो हम बार बार कहते हैं स्पेशली म्यूचुअल फंड के निवेशक, क्योंकि उनको किसी भी इवेंट से घबरा कर या फिर उस इवेंट के एक्साइटमेंट में आके तो निवेश नहीं करना चाहिए। इससे तो कम से कम पंकज जी मुझे लगता है बचना ही चाहिए म्यूचुअल फंड के निवेशकों को। और अगर डेट में वाकई निवेश करना है तो वो कौन से फंड्स रहेंगे इस वक्त जो उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? आपकी तरफ से फंड सजेशंस डेट के लिए। बिल्कुल, देखिए मैंने कैटेगरी तो बताई दी आपको, इस कैटेगरी की कुछ स्कीम्स बता देता हूँ। यहाँ पर यदि हम बात करें बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड की, तो कोटक बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड और एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड एक सही चॉइस हो सकती है। दूसरा, इस तरह से अगर हम बात करें शॉर्ट ड्यूरेशन की, तो एक्सिस शॉर्ट ड्यूरेशन एंड निपॉन इंडिया शॉर्ट ड्यूरेशन फंड कंसिडर किया जा सकता है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड कैटेगरी में कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और एसबीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इन फंड्स को आप देख सकते हैं। ओके, तो ये 6 फंड्स जो अगर आप डेट में इंटरेस्टेड हो तो ये अपने पोर्टफोलियो में आप कर सकते हैं शामिल। और बहुत ज़रूरी होता है पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाने के लिए कि आपके पोर्टफोलियो में डेट का एक्सपोजर भी हो। अब एक बार फिर आते हैं इक्विटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी बात तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूनम, आपको याद होगा कि जिस दिन ट्रेड डील हुआ था मार्केट इतना अच्छी तरीके से हरा हुआ और उसका असर ये हुआ कि बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट लौटा, एक पुश मिला। फिर से हम देखते हैं इक्विटी मार्केट को, एक ट्रिगर का काम उसने किया। आज एमपीसी में अगर रेट कट होता तो आपको लगता है कि वो भी एक इक्विटी के लिए ट्रिगर का काम करता, जो आज नहीं हुआ? पूनम, तो स्मिता, हम जैसे आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि किसी भी इवेंट को देखते हुए जो मार्केट में हलचल मचती है वो बहुत पॉपुलर है हमारे यहाँ, ये बहुत ही ज्यादा देखा गया है। ऑफ कोर्स अब तो इन्वेस्टर काफी मेच्योर हो रहा है, वो जल्दी से मतलब हम लोग हैंड होल्डिंग रखते हैं और जल्दी से उन्हें अपनी जो एसेट एलोकेशन से हटने देते, बट डेफिनेटली जैसे आपने बहुत पॉपुलरली अभी देखा है कि सब लोगों को सिल्वर में और गोल्ड में निवेश करना है, जबकि हम हमेशा से ये कहते हैं कि 10 to 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी देयर। वो आज भी हम कहते हैं। इन द सेम वे अगर रेट कट आता तो लोग एफडी की तरफ भागते, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क था। सबसे ज्यादा तो होम लोन वालों को इसमें फर्क पड़ता है जब उनकी दरें जो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उनके ईएमआई के स्ट्रक्चर में, तो डेफिनेटली फर्क आता, मैं ये मानती हूँ। बट इक्विटी अपनी जगह है, डेट अपनी जगह है, और आपको अपनी प्लानिंग के ऊपर बरकरार रहना है, ये बात सबको जरूर समझ लेनी है। हाँ, अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल नियर फ्यूचर और आप अभी वेट कर रहे हैं पैसे निवेश करने के लिए, तब डेफिनेटली फर्क बहुत लगता, क्योंकि डेट हम यूजुअली या तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को सजेस्ट करेंगे, या फिर हम जिनका जो गोल है, फाइनेंशियल गोल करीब है, जैसे 1 से 3 साल के अंदर है, उनके लिए डेट इज ऑलवेज प्रेफरेबल। तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो देख के करें। बाकी डेफिनेटली अगर आज कुछ रेट कट आता तो बहुत हलचल होती, बिकॉज डेट मार्केट में इक्विटी से ज्यादा हलचल होती है, ये हमें सबको पता है। तो वो आज स्थगित रही, और हम साथ ही ये अच्छा भी हुआ क्योंकि हम ऑलरेडी इक्विटी और सिल्वर और गोल्ड की वोलेटिलिटीज में इतने उलझे हुए हैं कि अगर एक और हलचल होती तो शायद बहुत ही मेस्ड अप हो जाते। बट यस, हलचल नहीं होने का कारण डेफिनेटली रेट कट है। हलचल होगी। सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल कोई एसेट क्लास है तो वो इक्विटी है, और इसीलिए पंकज जी अब यहाँ से किस तरीके की स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं इक्विटी पे रखने की? बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि अगर आज रेट कट होता, जैसा आपने पूछा था सवाल पूनम जी से, मैं उसमें थोड़ा ऐड करूंगा कि इक्विटी मार्केट इसको पॉजिटिव लेता डेफिनेटली। हालांकि इस वक्त एक बात थी कि पता था पहले से, ज्यादा उम्मीद यही थी कि शायद स्टेटस क्यो रहेगा, यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं होंगे। बट जब भी रेट कट होता है, क्योंकि उम्मीद की जाती है कि कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट इंप्रूव होती है, उनका अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ग्रोथ बढ़ती है,
तो ये इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है डेफिनेटली। पर जैसा मैंने कहा कि उम्मीद भी नहीं थी और हुआ भी नहीं, और इक्विटी मार्केट यहाँ पर हालांकि थोड़ा सा मतलब नेगेटिव में ही बंद हुआ, तो वो सेंटिमेंट्स पहले से ही खराब चल ही रहे हैं फिलहाल के लिए। अब बात ये आती है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। मैं एक बात कहूंगा कि इन्वेस्टर्स अक्सर बहुत सारे मतलब बायसेस लेकर चलते हैं। जब हम देखते हैं कि किसी भी एसेट क्लास की बात की जाए, किसी भी मार्केट कैप की बात की जाए, तो रिसेंसी बायस यानी कि अभी रिसेंट में जो हुआ है उसी के हिसाब से निवेश करना शुरू कर देते हैं। अब होना ही चाहिए, जैसे पूनम जी ने अभी बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि गोल्ड में हम हमेशा कहते हैं कि आप अपना एलोकेशन रखिए, 10-15% तो कम से कम होना चाहिए आपका। लेकिन होता यह है कि तब कोई नहीं सुनता जब इक्विटी आपको, हमने देखा 21 से 24 के बीच में जब आपको बहुत सारी स्कीम्स के रिटर्न्स 25% या उससे ज्यादा के मिल रहे थे सालाना, उस वक्त पर गोल्ड को लोग लाइक नहीं कर रहे थे, डेट को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। इवन उसमें भी हम बात करेंगे तो स्मॉल कैप में ज्यादा निवेश कर रहे थे, और अब लोग बोलते हैं हमने मिस कर दिया या हमने गोल्ड में तब इन्वेस्ट किया जब ऑलरेडी वो काफी ऊपर जा चुका था। तो कहने का मतलब यह है कि आपने गोल सेट कीजिए, गोल के हिसाब से आप इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर सभी को एक सही अनुपात में शामिल कीजिए। दूसरी बात साथ में देखना यह भी जरूरी है कि गोल तो सही है, पर आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, क्योंकि कुछ एसेट क्लास ऐसे होते हैं जहां पर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहता है। जैसे सिल्वर की बात कर ली जाए कमोडिटी में, या इक्विटी में स्मॉल कैप की बात कर ली जाए, तो यदि आपको उतार चढ़ाव ज्यादा पसंद नहीं है तो आप उसे कम रखें, भले ही वो सुटेबल हो लॉन्ग टर्म गोल के लिए, तो गोल के हिसाब से करें। और इस वक्त पर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी ये वक्त सही है। स्पेशली हम बात करें लार्ज कैप की, वैल्यूएशंस काफी ठीक हैं, स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस भी काफी यहाँ पे करेक्ट हो चुके हैं, मिड कैप थोड़ा सा अभी भी महंगा लग रहा है। तो अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप को शामिल करें, उसके जरिए आप इक्विटी का लोकेशन लें, और साथ में लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप उसको भी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में शामिल कर सकते हैं अलग अलग तरह से, बट फ्लेक्सी कैप के जरिए एलोकेशन अच्छा रहेगा। और साथ ही यदि आपको ज्यादा समझ नहीं है कि एसेट क्लास की, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो एक हाइब्रिड कैटेगरी है, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चॉइस है, जो आपको इक्विटी के साथ साथ डेट, गोल्ड, सिल्वर का एक्सपोजर भी दे सकती है। इनके स्पेसिफिक फंड्स भी आप लोगों से जानेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहें हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नहीं हुआ रेट कट तो अब क्या करें निवेशक, इसी पर कर रहे हैं हम बातचीत। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज मटवाल और पूनम रुंगटा दोनों लगातार बने हुए हैं। पूनम, अब आपके पास मैं आती हूँ। मुझे एक बात बताइए, हम अक्सर आप लोगों को ये सुनते रहते हैं, आप लोग एक बहुत अच्छी एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी भी बताते रहते हैं, जिसमें गोल्ड और डेट और इक्विटी इन तीनों का मिक्स कैसे आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब यहाँ से क्योंकि अब रेट कट नहीं हुआ, हो सकता है लोग अब डेट फंड को एक बार फिर से एडमायर करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, जो कि करना भी चाहिए। तो उन्हें किस तरीके का बैलेंस अपने पोर्टफोलियो को रखना के लिए होना चाहिए? सुष्मिता, ये जो आपने सवाल किया है इसका एक जेनरिक आंसर नहीं हो सकता। बहुत सारे इसके पहलू होते हैं। जब आप अपना एसेट एलोकेशन नक्की करते हैं तो सबसे पहला पहलू उसमें एज का होता है कि आप किस एज ब्रैकेट के हैं और कितने समय के लिए आपको निवेश करने हैं, और आपके जो गोल्स है, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स, उसकी समय दूरी कितनी है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बिकॉज जैसे हमने पहले भी कहा, जो पास में गोल्स है उनके लिए हम डेट कहते हैं, और जो लॉन्गर है उनके लिए इक्विटी, और जो बहुत दूर है वो उसके लिए एग्रेसिव इक्विटी की हम बात करते हैं। दूसरा पहलू जो होता है वो है कि एक पर्सन का खुद का रिस्क एपेटाइट, उसका जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है। कई बहुत मर्तबा हमने ऐसे देखा है कि एक यंग इन्वेस्टर है बिटवीन 30 to 35, जिसके सारे गोल्स बहुत दूर है, फिर भी उसको रिस्क लेना नहीं पसंद है, तो वो कंजर्वेटिव प्ले करता है। तो जो भी इन्वेस्टर की मनस्थिति है और जो उसकी एज ब्रैकेट है, उसको कंबाइन करके, उसको सही से एडुकेट करके, जब हम उसको उसका बराबर से व्यू पॉइंट समझते, तब हमें एक मतलब स्पेसिफिक डिसीजन लेना होता है। एक टेलर मेड एसेट एलोकेशन होना चाहिए, ना कि एक जेनरिक एसेट एलोकेशन। बट हाँ, अगर हम एज अ थंब रूल चले और एक जनरल हम बात करें कि किस तरह का होना चाहिए, तो उसमें जैसे जो
रिटायर्ड हैं और जो अपने प्रिंसिपल के साथ नहीं खेलना चाहते, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, वो यूजुअली 30% इक्विटी में रखते हैं और 70% डेट में रखना चाहिए। उसके बाद मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर आते हैं जो 50-50% ले सकते हैं रिस्क, कि उनकी शायद एज का ब्रैकेट होगा या गोल्स की वजह से, तो वो 50-50% इक्विटी एंड डेट में खेल सकते हैं। एंड जहां मैं डेट की बात कर रही हूँ वहां डेट के साथ साथ सिल्वर, गोल्ड और आजकल जो रीट्स हैं वो और ये आ गए। और जहां इक्विटी की बात करती हूँ वहां डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इक्विटी दोनों आ गई। और जब हम एग्रेसिव इन्वेस्टर की बात करते हैं, दे कैन गो अप टू 90% टू इक्विटी एंड 10% इन द डेट। और उसमें आइडियल यूजुअली 70% इक्विटी एंड 30% हम डेट की बात करते हैं। तो हम एक जेनरिक थंब रूल से मगर नहीं चल सकते, हमें स्पेसिफिकली 1-to-1 क्लाइंट की नीड समझते हुए ये डिसीजन लेना होगा कि उसका एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी आपने यहाँ पर बताई और बहुत सिंप्लीफाई करके आपने तो सारे ही लोगों को उसमें कवर भी कर लिया। चलिए अब पंकज जी, मैं आपसे आपसे समझना चाहूँगी, एक परफेक्ट इक्विटी और डेट का बैलेंस अगर पोर्टफोलियो में बनाना हो तो फंड्स भी साथ में बताइएगा कि कौन से फंड्स आप ऐड कर सकते हैं इसको परफेक्ट बनाने के लिए। बिल्कुल, देखिए वैसे तो जैसे मैंने कहा, और हमेशा अपना एसेट एलोकेशन चुनना चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, क्या ज़रूरत है, कितना समय है उस गोल को अचीव करने के लिए, रिस्क एपेटाइट कैसा है। बट एक बात देखी जाती है कि मार्केट के हिसाब से भी निवेशक थोड़ा-सा पोर्टफोलियो में उस तरह के फंड्स रखना चाहते हैं, जहाँ पर थोड़ा उतार-चढ़ाव की कम संभावना हो, रिटर्न ज़्यादा बन सकें। तो इस वक़्त के हिसाब से यदि आप कुछ फंड्स ऐड करना चाह रहे हो पोर्टफोलियो में, या फिर आप नया पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो मैं कहूँगा कि देखिए एलोकेशन तो वही रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म है तो आपको इक्विटी में निवेश ज़्यादा करना है। पर इस वक़्त पर यदि फंड्स की बात करें तो फ्लेक्सी कैप मेरे हिसाब से बेटर चॉइस है। इसके लिए क्योंकि फ्लेक्सी कैप में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर्स के पास में। तो लार्ज कैप में कितना रखना है, मिड कैप में कितना करना है, स्मॉल कैप कितना रखना है, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, जो कि निवेशक अक्सर यहाँ पर थोड़ी गलती कर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कैटेगरी की बात करें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये 3 फंड्स हैं इस कैटेगरी में जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए। बट जो हम बात कर रहे थे एसेट एलोकेशन की, अब यहाँ पर क्या होता है, अगेन कहने में तो सब अच्छा लगता है पर निवेशक या तो करते नहीं है बराबर से एसेट एलोकेशन के पोर्टफोलियो में। हमने देखा, अगर हम बात करें 2 साल पहले या 1 साल पहले, कितने लोगों के पोर्टफोलियो में सिल्वर था ही नहीं, गोल्ड बहुत कम था। तो ऐसा हो नहीं पाता। तो इसके लिए एक फंड है, कैटेगरी है, जहां पर हमेशा रखिए इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में, ताकि इस फंड के जरिए आपको हर तरह का एसेट क्लास मिल जाएगा। इवन रीट्स, इनविट्स में भी यहाँ पर एलोकेशन रहता है। तो यदि हम बात करें मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी की, तो बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और साथ में आप यहां पर देख सकते हैं इन्वेस्टको इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन में। पर यदि आपको ये है कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर ऑलरेडी है और आप चाहते हैं कि डेट और इक्विटी के बीच में जो एलोकेशन है वो सही रहे, तो यहां पर एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन, या जिसे हम कहते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी, ये अच्छी मानी जा सकती है। और यहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, इन पर आप ध्यान दें। और ध्यान रखें यहां पर जो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है वो थोड़ा एग्रेसिव है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट वहां पर अग्रेशन रहता है। तो इस हिसाब से निवेशक अपनी जरूरत के हिसाब से इस कैटेगरी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे इस तरह के फंड्स के जरिए, तो शायद आपको ग्रोथ के साथ साथ जो स्टेबिलिटी है वो भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। पूनम, वेरी क्विकली, आपके फंड्स? तो सेम एज सर सेड, मुझे लगता है कि जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो नो ब्रेनर स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए जहां सभी कुछ हो और हमारे एसेट एलोकेशन के हिसाब से फंड्स हम चुन सके। तो मुझे भी बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, जैसे सर ने बहुत अच्छे से समझा, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, पास रिकॉर्ड देख लीजिए, कंसिस्टेंट उसका रिटर्न है और डायनेमिकली एसेट और इक्विटी और डेट फंड मैनेजर खुद ही निवेश करते हैं, हमें देखने की जरूरत नहीं है रेट कट है नहीं है, कितना रिटर्न आएगा। और दूसरा मल्टी एसेट कैटेगरी, यस, वन ऑफ माय फेवरेट। सो उसमें डीएसपी की मल्टी एसेट फंड, जिसके अंदर इंटरनेशनल इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, रीट्स एंड इक्विटी ऑफ कोर्स सभी कुछ है। सो इस तरह के फंड और उसके साथ प्योर इक्विटी लेंगे तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर एक ब्लू चिप की तरफ देख सकते हैं, ऐसे ब्लू चिप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड। यस, लाइक सर सेड, इट इज डेफिनेटली नो ब्रेनर फॉर दिस थिंग, ऑल द कैटेगरीज। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और कोटक इमर्जिंग फंड इन द मिड कैप कैटेगरी। सो डिपेंडिंग आपका रिस्क एपेटाइट एंड योर होराइजन, आप फंड्स में से चुनाव कर सकते हैं।
एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ परफेक्ट फंड सिलेक्शंस जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं शामिल। इसी के साथ थैंक यू सो मच पंकज जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। पूनम थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।